हाय गाइस, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिपमेट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। राइट। तो 2023 में जो जिपमेट पेपर हुआ था वहां पर अगर हम क्यूए पार्ट की बात करते हैं तो गाइस क्यूए पार्ट बहुत आसान था। दो तीन टाइप के क्वेश्चंस थे यहाँ पर। देखो, एक टाइप ऐसा था क्वेश्चन का जो बहुत ही ज्यादा इजी था। आप क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, अगर आपको प्रॉपर्टीज और सब कुछ पता है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। एक टाइप ये हो गया। सेकेंड टाइप वहां पर क्या था कि सर कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से सॉल्व हो रहे थे। सेकंड टाइप हो गया। राइट। और एक टाइप ऐसा था जिसे हमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ रहा था। तो राइट, तो ये तीनों अप्रोचेस आपको आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तभी अपना काम बनता है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर पाते, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन आसान था। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि डिफिकल्ट थे, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। राइट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। हम मेन फोकस करेंगे अपने पॉइंट पर। तो गाइज यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हमें यहाँ पर फाइंड करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना था, सर इसको इक्वल टू जीरो है तो आप बोलोगे सर साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है भाई, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है सर, जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल हो गए, समझना बात को, जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल हो गए तो थीटा की वैल्यू किस पर इक्वल होते हैं सर, साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर कि थीटा कितने डिग्री बन गया सर, सर थीटा 45 डिग्री बन गया। थीटा की वैल्यू आ गई, यहां पर पुट कर दो, सीधा आंसर जाएगा। नहीं था मतलब, अगर आप पहला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते ना, यहाँ पर पहला क्वेश्चन उठाते तो डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल भी नहीं था। आपको कॉन्फिडेंस आता कि नहीं यार पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, आसान हो गया, फिर स्पीड बढ़ जाती है, कम में एनर्जी आ जाती है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थीटा 45 लिखेंगे तो इसको मैं क्या कर लूं, साइन स्क्वायर थीटा राइट होल स्क्वायर कर सकता हूं। तो मैं सीधा पुट करता हूं कि भाई 45 की अगर वैल्यू देखूं, साइन थीटा और कॉस थीटा है तो साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती। 1/√2 का स्क्वायर करूंगा 1/2 हो जाएगा। राइट, फिर उसके स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2/4, दैट इज 1/2 आपका आंसर हो जाता। तो कोई भी टाइम नहीं लगना था यहाँ पर। ओके गाइस, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि टू क्या है कि √3 प्लस उसके रूट के अंदर रूट है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके इक्वल पूछा गया है, नंबर्स हैं और नीचे भी ऑप्शंस में रूट दिए हैं। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यार सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका स्क्वायर कर लो और ऑप्शन का स्क्वायर कर लो, जो मैच कर जाए वो आंसर होगा। क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है, नहीं लगाना है ज्यादा दिमाग। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो थोड़ा सा, जो हमें चाहिए। ठीक है सर, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो 3 + √5 बचेगा, स्क्वायर एंड रूट हट जाएंगे। ठीक है सर, ये हमें पता है। ऑप्शन देखते हैं इससे कौन सा मैच करता है। अगर इसका स्क्वायर करते हैं सर ऑप्शन ए का, a² + b² + 2ab। a²√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, +2ab, 2ab। लो भाई, तो सर मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है क्योंकि √5 चाहिए। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं सर, इसका स्क्वायर करते हैं सर, होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या बनता है, a² + b² + 2ab। तो क्या इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये तो 5/2 बन गया a², इसका स्क्वायर करोगे 1/2 +2 × a × b। अब देखो √5/√2, अब इसको अलग अलग ब्रेक करके भी लिख सकते हो आप। √5 / √2, a × b, 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ सर। √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से कैंसिल। अब इनको ऐड करोगे तो 6/2 प्लस कितना बचा सर, √5। तो 3 + √5। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये बात आपको समझ में आ रही कि कैसे करना है सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे जाके हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड 2px + p - q नहीं गई, इसे p + q होगा। राइट, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, दिस इज p + q। y = 28 has infinite number of solutions, then p and q की आपसे बात कर रहे हैं कि p and q क्या होंगे। राइट,
तो गाइस वो बोल रहा है कि इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपको सीधा पता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये किसके कॉफिशिएंट होते हैं a1 a2? सर x के। तो सर यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं सर x का कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ पर कॉफिशिएंट 2p है, तो 2 अपॉन 2p, राइट। यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 3 है और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट p प्लस q है, ओके। एंड ये क्या होता है a1 b1 इज इक्वल टू c1। तो C1 भी हमें पता है भाई 7 अपॉन यहाँ पर कितना है 28 है, बहुत आसान है। 7 बन जा 7, 4 टाइम्स चला जाएगा, 2 and 2 चला जाएगा। इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते, तो इन्हें कंपेयर करेंगे तो P कितना बन गया 4 बन गया। एक बार इन दोनों को आप कंपेयर कर लो भाई। अगर हम इन दोनों को एक बार कंपेयर करेंगे 4 3 12 इज इक्वल टू P प्लस Q बन गया, ओके। एंड P की वैल्यू हम कितनी पुट कर देते हैं सर 4 पुट कर देते हैं, देन Q विल बी 8। तो गाइस हमें Q 8 मिल गया है और P कितना मिल गया सर 4, राइट। तो बोल रहा है पी एंड क्यू, तो 4 एंड 8 आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ना कि ए करेक्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्किल। के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, ओके। बहुत आसान क्वेश्चन थे, कोई डिफिकल्ट नहीं थे। अगर आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री मतलब सॉरी ज्योमेट्री मतलब आपको सर्किल वगैरह और टेंजेंट वगैरह की प्रॉपर्टी पता थी तो बहुत आसान था। वो बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्किल, कौन सा ट्रू है, ध्यान से समझना। ट्रू हमें निकालना है। अ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल टचेस इट एट 2 पॉइंट। अगर आप कोई सर्किल बनाओगे, पहला पॉइंट देखते हैं क्या उसका टेंजेंट 2 पॉइंट पर टच करता है। सर टेंजेंट तो इसे टच करके निकलता है, तो टेंजेंट ऑफ अ सर्किल टच इज 2 पॉइंट, ना सर नहीं, क्रॉस लगा दो। आ सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द एट मोस्ट, हाँ सर सर्किल में ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, थर्ड टेंजेंट इनके पैरेलल नहीं होगा। तो सर सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, बी वाला ट्रू हो जाएगा। देयर इज नो टेंजेंट, समझना, there is no tangent to a circle passing through a point inside the circle। वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं होगा जो सर्किल के, there is no tangent to a circle passing through a point inside the circle। मतलब कोई भी पॉइंट लो अगर सर्किल के इनसाइड में, तो कोई भी ऐसा टेंजेंट नहीं होगा जो इसके अंदर से पास हो। सही बात है भाई, ये भी तो सही है वो जो कह रहा है। हाँ सर तो सही है, तो इसका मतलब कौन सा है सर, आपका ए गलत है, बी करेक्ट है एंड सी करेक्ट है, बी एंड सी ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है भाई। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिखने में काफी लंबा है, बड़ा है बिल्कुल। तो गाइस इस क्वेश्चन को लोगों को क्या करना था, स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था। जो लोग इस क्वेश्चन में फंस गए ना, तो वो फंसे रह जाते और डिमोटिवेट हो जाते और आगे का पूरा पेपर खराब कर देते, बिगाड़ देते। तो गाइस क्वेश्चन रीड करना है, आपको लग रहा है कि ये लेंदी है, बन रहा है भले ही बट लेंदी है और बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट में आपकी क्लैरिटी नहीं है, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करें। जब लास्ट में टाइम बचता तो हम यहाँ पर आते। एक क्वेश्चन आपको इक्वल मार्क्स देगा। अब ये क्वेश्चन जितने मार्क्स देगा उतने पुराने वाले और आगे वाले क्वेश्चन मार्क्स देंगे, बट सब तो इतने डिफिकल्ट नहीं है जितना ये इंडोर लेवल का क्वेश्चन था। ये बहुत आसान था, सॉरी ये इजी था, आसान नहीं था। बाकी क्वेश्चन आसान थे, ये इजी था, ये डिफिकल्ट था, राइट। तो आपको क्या करना था वहां पर भाई, इस क्वेश्चन को स्किप करना था। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है सर। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। 4 बॉयज एंड 8 गर्ल्स कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। बहुत ध्यान से समझना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यार 4 बॉयज एंड 8 गर्ल्स मिलकर 1/3 ऑफ द वर्क को 5 डेज में करते हैं। जो भी टोटल वर्क है उसका 1/3 कितना करते हैं सर, 5 डेज में करते हैं। तो मुझे आप ये बताओ, 3 पार्ट में से 1 पार्ट को 5 डेज में कंप्लीट किया इन लोगों ने से, तो टोटल वर्क को कितने में करेंगे सर। 1 पार्ट को 5 डेज में, तो 1 पार्ट 5 डेज, तो 3 पार्ट टोटल वर्क है, दैट इज 5 3 15 डेज। तो 4 बॉयज और 8 गर्ल्स, राइट, 15 डेज में टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो अपन टोटल वर्क से ही कर लेते हैं, रिमेनिंग से भी आंसर आ सकता था, और भी तरीके हैं करने के, बट मैं यहाँ पर टोटल से ही करके बता देता हूँ, तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा वो। तो गाइस बॉयज की एफिशिएंसी बी मान लेते हैं और गर्ल्स की जी मान लेते हैं। तो 4 बॉयज प्लस 8 गर्ल्स क्या कर रहा है भाई, 4 बॉयज प्लस 8 गर्ल्स, और टोटल वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज में। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब और कुछ दे रखा है, देखते हैं आगे। आफ्टर दैट 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इंक्रीज, भाई 3 बॉयज और 3 गर्ल्स इंक्रीज हो गए, दे कंप्लीटेड 1/3 मोर वर्क इन 3 डेज, राइट। अब ये कितना वर्क कंप्लीट करते हैं सर, ये 1/3 वर्क को कंप्लीट करते हैं कितने डेज में सर। अब ये 3 डेज में कर पा रहा है, क्यों 3 डेज में कर पा रहा है, पहले के लोग 5 डेज में कर रहे थे 1/3 वर्क को, ये भी 1/3 कर रहा है, बट 3 डेज में क्यों कर पा रहा है सर, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गए सर, इंक्रीज हो गए।
यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो गए, राइट। 4 बॉयज की जगह 3 और आ गए बॉयज, तो 7 बॉयज हो गए, 4 + 3 7। 8 गर्ल्स थी, 3 गर्ल्स और आ गई हैं, ऐसे 4 बॉयज थे, कितने बॉयज, 3 बॉयज आ गए, तो 4 + 3 कितने हो गए सर, 7 बॉयज हो गए, राइट। और 8 + 3 कितने होंगे सर, 11 गर्ल्स हो गई। अब ये बताओ ये टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे। सर ये 1/3 वर्क को 3 डेज में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, 3 पार्ट, तो 9 डेज में करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वर्क और टोटल वर्क इक्वेट हो गए। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 3 से 3 टाइम चला जाएगा, 3 से 5 टाइम चला जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 4 जा 20 बॉयज, और यहाँ पर कितना करता हूँ, 7 3 जा 21 बॉयज। 21 बॉयज, 20 इस तरफ आएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 21 - 20, दैट इज बी। इस तरफ क्या कर लेते हैं अपन, गर्ल्स को लिख लेते हैं, तो 8 5 जा 40 गर्ल्स, राइट। और यहाँ पर कितना होता है, 11 3 जा 33 गर्ल्स, उस तरफ जाएंगी तो 40 - 33, दैट इज 7 गर्ल्स बचेंगी। अब यहाँ पर गर्ल्स अपॉन बॉयज का आप क्या कर लो, रेशो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स अपॉन बॉयज का रेशो बनाओगे तो एफिशिएंसी का रेशो 1:7 होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर 1x 7x ले लेते हैं, मैं इसलिए x नहीं ले रहा क्योंकि लास्ट में वो जाके डिवाइड होके कैंसिल होना है, राइट। लेना चाहिए कायदे से, बट हमें पता है कि वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है सर। अब कहानी तो आगे उलझती है कि 7 बॉयज 11 गर्ल्स कर रहे थे 3 डेज में 1/3, फिर रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा सर, टोटल पार्ट कितना है, 1/3 हो गया। एक पार्ट ने 1/3 कर लिए, एक पार्ट ने 1/3 कर लिए, तो कितना बचा, 1/3, तभी तो वो टोटल होगा ना, राइट। तो रिमेनिंग वर्क 1/3 बचा। तो इफ द रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 2 डेज, तो जो रिमेनिंग वर्क होगा उसे कितने दिन में कंप्लीट होना है सर, 2 दिनों में कंप्लीट होना है। तो कितनी बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट शुड बी इंक्रीज इज 32, इफ लगाकर बोल रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क होगा उसको अगर 2 दिन में कंप्लीट करवाना होगा, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गर्ल्स कितनी इंक्रीज होंगी, 32 इंक्रीज होंगी। अगर ऐसा हो गया 32 इंक्रीज हुई गर्ल्स, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ये 7 बॉयज कर रहे हैं और इसमें गर्ल्स बढ़ा दी उसने, तो 7 बॉयज + 11 गर्ल्स, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम कि टोटल वर्क कितना है। गाइस यहां से निकालो, यहां से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। तो मैं यहां से ही निकाल देता हूँ। 7 × बॉयज की जगह कितना पुट करना पड़ेगा सर, 7 पुट करना पड़ेगा, मैं यही पुट कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, 7 × बॉयज की जगह एफिशिएंसी 7 पुट कर दो, 7 7 = 49, प्लस 11 × गर्ल्स कितना 1 पुट कर दो, तो 60 हो जाएगा। 60 इंटू आपका टोटल वर्क कितना हो गया सर, 9 हो गया, 60 × 9। यहां से भी निकाल सकते हो 4b8g × 15 से, दोनों तरफ से टोटल वर्क आप निकाल सकते हो, राइट। यही बन रहा है 60 × 9। ये कितना वर्क है सर, ये 1/3 ऑफ दी वर्क हो रहा है। कितना वर्क हो रहा है भाई साहब, ये 1/3, ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन जो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है, 1/3, तो इस वर्क का मैंने 1/3 निकाल दिया, तो सर ये रिमेनिंग वर्क बचा है। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा है उसको कौन कर रहे हैं सर, 7 बॉयज तो कर रहे हैं, प्लस 11 गर्ल्स तो कर रही हैं, और प्लस कितनी गर्ल्स और चाहिए, वो बोल रहा है कि 32 और गर्ल्स इंक्रीज कर दी, तो इस तरीके से काम 2 डेज में कंप्लीट हो गया, राइट। तो ऐसी तो किया था सर, 4 बॉयज 8 गर्ल्स, ये एफिशिएंसी थी, टोटल इतना वर्क कर रहे थे, इंटू नंबर ऑफ डेज, एक दिन का वर्क इंटू डेज, टोटल वर्क आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने कर दिया, गर्ल्स एक्स थी, राइट, बट इनकी एफिशिएंसी पुट करना पड़ेगा, एक्स की जगह भी गर्ल्स की तो वन है, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, बॉयज की एफिशिएंसी कितनी लिखना था भाई मुझे, सर बॉयज की 7 थी, राइट, प्लस 11 गर्ल्स की कितनी थी सर, 1 है, यहाँ से देखो, प्लस कितनी गर्ल्स और नीडेड है, हमने बोल दिया मान लो एक्स गर्ल्स नीडेड है, जिससे कि ये काम 2 डेज में खत्म हो जाएगा, राइट। ये 1/3 ये रिमेनिंग वर्क ये 2 डेज में खत्म करवाना चाहते हैं, तो हमने बोला एक्स कितना आ रहा है, कितनी गर्ल्स है, अगर वो 32 आ गई, आंसर सही हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नहीं आया तो फिर कुछ और होगा, ठीक है सर। कैंसिल करिए आप, हाँ भाई कैंसिल करते हैं अपन। तो कैंसिल करके क्या मिलता है वो देखो आप, 3 से 3 टाइम चला जाएगा, राइट। 2 से चला जाएगा कितना सर, 2 से 30, तो 30 3 × 90 इज इक्वल टू 49 60 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया सर, 30 आ गया। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो बोल रहा है कि 32 गर्ल्स, बट हम कह रहे हैं 30 गर्ल्स और होंगी, तो काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो पहला इनकरेक्ट था, बहुत आसान था। दूसरा वाला देखें, the ratio of time taken by A to C work is 1:2 and B is this more efficient. B is कितना है 166/2 more efficient है B किससे, C से। तो बोला time taken by A to complete 6% of the work is 6 days, मतलब जो A क्या कर रहा है 6% वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है, इस बात को हमें यहाँ समझना है, ठीक है सर। एफिशिएंसी दे रखी है एक जगह टाइम, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों की एफिशिएंसी समझते हैं और सॉल्व कर देते हैं, वो गलत बात है। गाइज यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एफिशिएंसी ही लिखूंगा मैं,
ए और सी की क्या टाइम का रेशो है यहाँ पर, टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू डू अ वर्क 1:2। तो गाइस यहाँ पर ए और सी का टाइम का रेशो लिखा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, टाइम 1:2 विद एफिशिएंसी 2:1 होगी। अब किसके बीच में रिलेशन देखना सर, बी और सी के बीच में। क्वेश्चन बोल रहा है बी इज 166 2 बाय 3% मोर एफिशिएंट देन सी। बी इतने परसेंट ज्यादा, इसका फ्रैक्शन कैसे बनता है सर, 100% लिख दो प्लस 66 2 बाय 3% आप इसको लिख सकते हो। 100% का फ्रैक्शन 1 बनेगा, 66 का कितना बनेगा 2/3 का 2/3, 3 बन जाए 5/3 बन जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, राइट। तो इतना ज्यादा एफिशिएंट है बी किससे, सी से। अगर सी को मैं बोल देता हूँ 100% या 3 पार्ट है, या 100% या बोल सकते हो 3 पार्ट, तो ये 5 पार्ट ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा मतलब 3 में 5 और ऐड होंगे, तो बी कितना होगा सर, 8 पार्ट हो जाएगा। दिस इज द एफिशिएंसी। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो कितना बन गया, बी और सी का रेशियो सर 8:3 बन गया। अब आप देखो इनकी एफिशिएंसी को कंबाइन करना तो बहुत आसान आता होगा आपको, रेशियो में सी का होगा, सी यहाँ 1 है सी 3 है, बस सर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सी सही हो गया। ठीक है, तो एबीसी का रेशियो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। ए कितना हो गया सर 3 2 6, बी कितना हो गया सर 8 हो गया, और सी कितना हो गया 3 हो गया। तो 6:8:3 का आपका किसका रेशियो बन गया, एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। बस अब बचा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एफिशिएंसी आ गई, और एफिशिएंसी किससे रिलेटेड होती है सर, वर्क से रिलेटेड होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि then the time taken by B and C together to complete the work is this, ये हुए। यहाँ पर ये सही है कि नहीं देखना है। The time taken by A to complete 6% of the work in 6 days, तो 6% वर्क तो एफिशिएंसी 6 है, राइट। तो 6% वर्क हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, अगर 6% ही है 6% ऑफ दी वर्क, तो एफिशिएंसी को हम वर्क से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो सर 6% ऑफ दी वर्क हो गया, ए की एफिशिएंसी 6 है, तो इसका कितना हो गया सर 8%, 6% हो गया, इसका कितना इसके रिस्पेक्ट में 8%, 3% नहीं होती तो हम कंपेयर करते। ओके, तो 6% वर्क कितने डेज में कर रहा है, 6 डेज में कर रहा है। और बी 6% वर्क कितने डेज में कर रहा है सर, 8% वर्क कितने डेज में कर रहा है, बी 6 डेज में कर रहा है। सी क्या कर रहा है, 3% वर्क कितने में कर रहा है सर, 6 डेज में कर रहा है। बात समझ में आ रही, हाँ सर वो यही बोल रहा है कि 6% वर्क ए 6 डेज में कर रहा है, तो ये 8% वर्क और ये कितना 3% वर्क, राइट। तो डेज तो क्या है सभी के कांस्टेंट है। तो अभी यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है बी और सी टोटल इतना टाइम ले रहा है, तो आप देखो बी और सी कितना कर रहा है, 8 + 3 11% वर्क। बी और सी कितना कर रहा है, 11% वर्क कितने डेज में कर रहा है सर, 6 डेज में कर रहा है। बात समझ में आ रही, हाँ सर 11% वर्क 6 डेज में कर रहा है, बात समझ में आई। ठीक है, तो सर 1% वर्क कितने में करेंगे सर, 6/11 में, ये 1% इतने डेज में करेंगे। लेकिन मुझे 100 चाहिए, 100% वर्क, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 600/11 से डिवाइड कर दो, तो 11 से कितना टाइम जाएगा सर, 11 5 जो 55, 60 हो गया ना यहाँ पर, तो 5 बचेगा, फिर कितना हो गया गाइस 50 हो गया, राइट। तो 11 4 जो 44, कितना बचेगा 6/11, क्या सही है, बिल्कुल सर मैच कर रहा है। तो स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, देख लिया करो, बोथ उस पर फॉल्स बोल रहा है, 1 इज ट्रू सेकंड फॉल्स, 1 इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था इंदौर लेवल का। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, रेडियाई ऑफ टू कॉन्स आर इन द रेशियो, मतलब दो कॉन्स हैं उनकी रेडियस अलग अलग है, राइट, सेम नहीं है, अलग अलग रेडियस है, ध्यान रखना। तो इसको हम बोल सकते हैं 2x है एक की रेडियस और एक की 3x है, वॉल्यूम का रेशियो भी दे रखा है। तो गाइस अगर हम बोलते हैं फर्स्ट कॉन का वॉल्यूम v1 है और v2 है, इनका रेशियो दे रखा है, तो अगर हम कॉन के वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या होगा भाई 2x के स्क्वायर, एच मान लो h1 है इसका पहले कौन का, डिवाइडेड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या दे रखा है इसका 3x दे रखा है, 3x का स्क्वायर, एक बार लिख देता हूँ, इनटू हाइट क्या होगा h2 होगा। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, और वॉल्यूम का रेशियो कितना दे रखा है भाई 1/3 दे रखा है, बहुत सिंपल है। मतलब इतने आसान क्वेश्चन थे कि आप ओनली सॉल्व कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओके, एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात है, एक्स स्क्वायर बनेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 सा 4 एंड 3 3 सा 9 इंटू h1/h2। तो हाइट का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या बोल रहा है, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज, बहुत आसान है भाई। ओके सर, ये h1/h2 क्या बनेगा सर, 9 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 3 सा सर 3:4, 3:4 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज
करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। भाई एक स्क्वायर ले लो जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, और द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर ये सर्किल आ गया, और इसकी साइड कितनी सर, 6 है। राइट, और ये क्या हो गया सर्किल का, ये सेंटर और ये डायमीटर। तो रेडियस कितनी, भाई ये डायमीटर भी 6 बन गया, तो रेडियस कितनी बन जाएगी सर, रेडियस 3 बन जाएगी। बहुत ही आसान है। और बोला एरिया ऑफ द सर्किल, तो सर्किल के एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3, 3 के स्क्वायर 9, तो पाई इंटू 9 दैट इज 9 पाई, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 की द मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गाइस वहां पर कितने हैं, 25, और सभी का मीन 36 है, मतलब एवरेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशंस ले लेता हूँ A1 A2, ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन सर, एक 12 भी होगा, एक 13 भी होगा, और एक 14 भी होगा, ऐसे एक 25th ऑब्जर्वेशन होंगे। तो गाइस वो बोल रहा है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 36 है। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, अगर फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो ये फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन है, और इनका मीन कितना है सर, 32 है। कोई बात नहीं, हाँ सर इनका ये 32 है। एंड दैट ऑफ द लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 39। लास्ट 13 देखोगे तो सर यहां तक बनेंगे, इसको भी काउंट करोगे, क्योंकि 12 इस तरफ 12 इस तरफ, तो ये 13 दो बार काउंट होगा। राइट, और इनका ऑब्जर्वेशन का कितना मीन, मतलब एवरेज, तो सम कितना हो जाएगा। राइट, सम ऐसे ही निकालता है ना भाई, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सम कैसे निकलेगा, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इन 13 का सम और इन 13 का सम, सभी को आप ऐड कर दो, समझ पा रहे, इन 13 का सम, इन 13 का सम, सभी के सम को आप ऐड कर दोगे, तो ये 13 और 13 26 का सम हो जाएगा। इसमें से आप इन 25 के सम को माइनस कर देना, तो पूरे 25 माइनस हो जाएंगे उनके सम। सिर्फ जो 13 इसमें भी आए इसमें भी आए, एक बार माइनस होगा और एक बार बच जाएगा। बहुत आसान है। तो भाई मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 13 टू जा 26, कितना बचा सर, 2 बचेगा, ये 41 हो गया, इसका 400, इनका देख लेते हैं। राइट, 13 9 से 117, 11 बचा, 39 1 कितना हो गया सर, 50 हो जाएगा। तो ये दोनों का टोटल सम हो गया 13 और 2 एंड 9, 923। और इन सभी 923 26 ऑब्जर्वेशन का सम है, इसमें से 25 इंटू 36 के सम को हमें माइनस करना है। तो 25 का अगर हम 6 टाइम करेंगे तो 150, 15 बचेगा, 75 और 15 कितना हो गया 90, सर 900। तो आंसर कितना बन गया सर, 23। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत बहुत ही आसान था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि लेट ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25, बी के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, ए एंड बी इंटरसेक्शन है गाइस, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, साइमल्टेनियस की दे रखी है 0.14, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नाइदर ए नॉर बी। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि सर पी ए यूनियन बी क्या होता है, बहुत अच्छे से पता। तो P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट, इसमें से माइनस क्या करते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस करते हैं। तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है गाइस, 0.25, बी के होने की 0.50, इसमें से माइनस कितना करेंगे 14, तो ये A यूनियन B हो जाएगा। बात समझ में आ रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो ये मुझे पता चल जाएगा ए या बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर हम क्या कर देंगे, वन में से माइनस कर देंगे, इसमें सारे ऐड हो जाते हैं, ए के भी आ गए, बी के भी आ गए, और दोनों के एक साथ भी आ गए, ए और बी के। राइट, अब इसको वन से माइनस करेंगे तो हमें वो इवेंट्स पता चल जाएंगे दैट नाइदर ए नॉर बी ऑकर्स। बहुत आसान है, सीधा सिंपल सा है। तो ये 0.75 हो जाएगा गाइस, यस सर, माइनस 0.14, तो 5 में से 4 1 गया, और 7 में से 1 गया तो 6.61, और इसे 1 में से आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो भाई इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली 1 में से माइनस कर देंगे, तो 39, मतलब
इसमें ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिए हैं शायद। 0.39 होगा गाइस, ये 1.39 नहीं होगा, ये होना था 0.39, राइट। तो ये 39 आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि एमिकेबल नंबर्स आर अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। तो जो एमिकेबल नंबर्स हैं डिस्टिंक्ट, पहले बात तो एमिकेबल नंबर हम समझते हैं व्हाट इज एमिकेबल नंबर, राइट। एग्जांपल भी दिया है। एमिकेबल नंबर वो होते हैं, मतलब दो नंबर है, अगर हमने बोल दी एमिकेबल नंबर है, तो पहले नंबर के प्रॉपर डिवाइजर्स का सम दूसरे नंबर के बराबर होता है, इक्वल होता है। पहले नंबर के प्रॉपर डिवाइजर का सम दूसरे नंबर के इक्वल होता है, और दूसरे नंबर के प्रॉपर डिवाइजर का सम पहले नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि बोला है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मान लो एक 10 है, इसके डिवाइजर्स क्या होंगे गाइस? अगर कोई नंबर 10 है तो इसको हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से, 2 से और 5 से। बट 10 को काउंट नहीं करेंगे हम, राइट। 10 काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। ये वहां एग्जाम में दिया था 10 को, तो ये क्वेश्चन ने डिस्कार्ड कर दिया था, बट आंसर सही निकल रहा था। अगर आपको एमिकेबल पता है तो आप उसके हिसाब से सॉल्व करो। तो इन्होंने एग्जाम्पल में 10 और लिख दिया था यहाँ पर, जो नहीं लिखना था, इसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो बात छोड़ते हैं, हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमें तो वो सीखना है अल्टीमेटली। तो सर यहाँ पर देखना है एमिकेबल नंबर है, मतलब इसके जो डिवाइजर का सम दूसरे के इक्वल होगा और दूसरे के डिवाइजर का वो ए बोला। तो प्रॉपर डिवाइजर समझ गए क्या है, कि नंबर इटसेल्फ हम नहीं काउंट करते, दैट इज द थिंग। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला एमिकेबल नंबर आर अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स है ए और बी, सच दैट द सम ऑफ द प्रॉपर डिवाइसेस ऑफ ए इक्वल टू बी। मतलब ए जो भी नंबर है, इसके प्रॉपर डिवाइजर देखोगे उनका सम बी के इक्वल है, एंड सम ऑफ द प्रॉपर डिवाइसेस ऑफ बी इक्वल टू ए। मतलब जो बी है यहाँ पर, बी के प्रॉपर डिवाइजर का सम देखोगे तो वो किसके बराबर होगा? सर वो ए के बराबर होगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोल रहा है सर यही बात दी रहा कि गिवन दैट 220, अब आपको 220 दे रखा है, इसके प्रॉपर डिवाइजर देखो तो उसका सम y के इक्वल होगा। सीधा आंसर था। बात समझ में आ रही? हाँ सर, तो इसके प्रॉपर हमें डिवाइजर देखना है, राइट। तो मैं डायरेक्टली आपको डिवाइजर देख देता हूँ। देखो 220 खुद नहीं लिखना है, इटसेल्फ नंबर डिवाइजर नहीं रहेगा यहाँ पर। प्रॉपर डिवाइजर का मतलब ये होता है, इस बात का ध्यान रखना। उसने लिख रखा है प्रॉपर डिवाइजर, अमिकेबल का मतलब भी यही होता है। प्रॉपर डिवाइजर में नंबर इटसेल्फ नहीं आता तो आप 22 को नहीं लोगे, तो इसका डिवाइजर क्या बनेगा? जस्ट इसका हाफ बनेगा ना भाई। 220 का जस्ट हाफ बनेगा इसका डिवाइजर, मानते हो? क्योंकि इसके हाफ से ऊपर नंबर कोई भी होगा हाफ, इसका हाफ कितना होगा सर? 110। 110 से बड़ा नंबर होगा वो तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है सर। उसके बीच के नंबर सर इसका हाफ कर दो, 55 भी होगा, राइट। 55 डिवाइड कर देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। 55 तो डिवाइड कर देगा, हमें इस बात का भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या 55 के बाद 44 करेगा? क्योंकि 11 के मल्टीपल है। सर इसको कितना लिख सकते हैं सर? 22 इंटू कितना है? ऐसा लिख दो ना, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, क्योंकि 11 टू 22, राइट। 2 इंटू 5 ये लिख दो। तो सर 44 कर पाएगा क्या? सर 11 इंटू 4 सर 44 भी कर देगा, बात समझना आप, राइट। हाँ सर 44 तो कर देगा। मैं ऐसी रिवर्स में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपको, आसान हो जाएगा। 44 कर देगा, हाँ सर। सर 22 करेगा? सर 22 तो बिल्कुल ही करेगा। सर 20 करेगा? सर 20 कर देगा ना, कि नहीं? 5 2 10 और 2, यस सर 20 कर देगा। बात समझ में आ रही? यस सर 20 कर देगा। और कितना कर देगा? सर 11 कर देगा। 11 कर देगा, बिल्कुल कर देगा। सर 10 भी कर देगा, राइट। ये कर देंगे। 1 2 1 1 कर देगा। 1 भी लेते हैं, ध्यान रखना, नहीं तो 1 को हटा दोगे। सर 1 भी कर देगा, अभी इनको यहाँ लिख लेता हूँ सिंगल डिजिट को। 1 भी कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 कर पाएगा? ना सर 3 नहीं कर पाएगा। 4 कर देगा? सर 4 कर देगा, देख लो। 5 कर देगा? सर 5 कर देगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11, 11 नंबर। अब 5 के बाद कुछ नहीं लग रहा मुझे करने का, राइट। तो इनको सबको अपन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो जरा इनका एडिशन करते हैं गाइस, कितना होता है? मैं एडिशन कर देता हूँ। 5 + 4 9 और 2 11, 1 12, 2 बचेगा, 1 हो गया, राइट। 1 2 7, 7 4 11, 11 और 4 कितना? 15 17, कितना बचा? 1 और 1 2, तो 272 तो ये हो गया। 9 10 12 ये हो गया, राइट। 12 यहाँ ऐड कर दोगे आप, तो तू कितना बन गया भाई? 284, राइट। 284 ऑप्शन बी करेक्ट था, बट वहां पर इसको हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 10 भी दे दिया था उसका डिवाइस। अब 10 दे दिया था, लेकिन एमिकेबल नंबर का मतलब क्या होता है? 10 तो हो गई नहीं, करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड। समझ ना, दो क्यूब्स हैं, एक क्यूब ऐसा है
मैं ऐसे होते हैं वैसे क्यूब तो, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होती है क्यूब की। अब ऐसे अगर इनके एक फेस ले लिया जाए, इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा है वो बोल रहा है, तो एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो गाइस वो क्या बढ़ेगी, 5 सेंटीमीटर साइड है सर, ये लेंथ बढ़ जाएगी, तो लेंथ 10 हो जाएगी। हाइट तो वही रहेगी और ब्रेथ भी वही रहेगी, तो बी भी क्या रहेगा 5 रहेगा, और एच भी क्या रहेगा 5 रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें चेंज नहीं होगा। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है भाई, सर रिजल्टिंग एरिया निकालना है, तो क्यूबॉइड का एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ध्यान रखना। तो एल बी मतलब इन दोनों का 50 हो जाएगा, बी एच मतलब 25, और ये कितना हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर 50, तो 50 50 100, और 100 और 70 125 इंटू, तो 250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको एरिया पूछा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जैसे कि बहुत आसान ही चल रहा है, बड़े स्मूथली चल रही चीजें, बहुत आसान है, आई होप कि आपको भी बहुत आसान से समझ में आ रही होंगी। हाउ मेनी प्रॉपर डिवाइजर्स, दैट इज डिवाइजर्स अदर देन 1 और 7200, मतलब इन दो डिवाइजर्स को छोड़ना है, इट मींस फैक्टर्स की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, डज 7200 हैव। अब 7200 के फैक्टर्स भाई आप निकाल लो, या तो आपके पास तरीका ऐसा है कि सर 7200 को 72 इंटू 100 निकाल दो, अलग से कर दो, इसको क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट? समझ में आ रही बात? 9 इंटू 4 लिख दो इसको, तो ऐसे बहुत सिंपल आ जाता है, इसको 20 इंटू 5 लिख सकते थे, या सीधा 25 इंटू 4 लिख दिया मैंने, ठीक ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर ये बन गया, बहुत आसानी से आ रहा होगा। और यहाँ पर देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर 2 की पावर 1 हो गया, तो 2 की पावर 3 हो गया इंटू 5 के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर कितना बन गया, 5 बन गया, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ऐसे भी वही आएगा। तो क्या होता है भाई, हमें फैक्टर्स निकालना है, तो क्या होता है पावर प्लस वन पावर प्लस वन पावर प्लस वन, तो बोल रहा है ना बस दो डिवाइजर को छोड़ दो, तो पावर क्या 5 प्लस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, सर 6 इंटू 3 राइट, 54 हो गए। बट सर हमें 2 हटाना है, अदर देन 1 इन 7200 पूछा है, तो 2 और माइनस करोगे तो 52 आंसर आएगा, राइट? 54 दे रखा है, नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन। बच्चे बहुत जल्दी स्पीड में गलती ये करते हैं, पहला ऑप्शन टिक करते हैं, पहला टिक नहीं करना है आपको, सेकंड करना है, नहीं तो आपकी मेहनत पूरी बर्बाद चली जाएगी। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इसकी 13 दिखने में बहुत बड़े होते हैं बट उतने बड़े होते नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, लिटरली गाइस बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आप देखोगे कर पाओगे, बस डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का पता होना चाहिए। गाइस डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, मान लो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी ले लेता हूँ, स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया, बोट की जगह कोई पर्सन की स्पीड, राइट? तो W इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में, फिर वाटर, तो डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो B प्लस डब्ल्यू बन जाएगी स्पीड, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या बन जाएगी B माइनस डब्ल्यू, इतना पता होना चाहिए, सीधी बात है। और गाइस टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन खत्म है। यही तो, क्यों डरते हो बोट इन स्ट्रीम से, नहीं डरना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अमन टेक्स हाफ द टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन रोस्ट देन अप स्ट्रीम, मतलब वो पर्सन क्या कर रहा है, रोइंग इन अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, कितना हाफ द टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। भाई डाउन स्ट्रीम में ज्यादा स्पीड होगी क्योंकि स्पीड का फ्लो उसे मिल जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में जब गई स्पीड ज्यादा है, जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो पर्सन भी जा रहा है, तो उसे फ्लो सपोर्ट मिलेगा उस फ्लो का, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी इट मींस उसे टाइम कम लगेगा, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा और अप स्ट्रीम में ज्यादा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि वो हाफ टाइम लेता है डाउन स्ट्रीम में देन अप स्ट्रीम, समझ पा रहे हैं ना? तो अगर मैंने बोल दिया कि भाई डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लिया, तो डिस्टेंस तो वही गया और वही वापस आया, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो स्पीड क्या बनेगी बी प्लस डब्ल्यू, तो टाइम इक्वल टू क्या बन गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कौन सा टाइम हो गया सर, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम टाइम है ये। समझ में आई बात? डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम में बी प्लस डब्ल्यू, अप स्ट्रीम में क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड बी माइनस डब्ल्यू। लेकिन वो बोल रहा है जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा है दिस इज द डाउन स्ट्रीम टाइम,
एंड दिस इज द अप स्ट्रीम टाइम, और जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है गाइस वो हाफ ऑफ किसका है सर, हाफ है अप स्ट्रीम टाइम का। तो अप स्ट्रीम का टाइम ये है, इसका आधा टाइम है ये बस। तो ये ऐसा होगा, तो ये दिस इज टाइम, डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा, वो आधा है किसका, इसका। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, राइट, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, हाँ सर। डी एंड डी कैंसिल हो गया गाइस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2b माइनस 2w, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो b प्लस डब्ल्यू। मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपको विजिबल हो अच्छे से। यहाँ कर देता हूँ अब, b यहाँ पर माइनस होगा तो b बचेगा, और 2w यहाँ होगा तो 3w हो जाएगा। तो गाइस b अपॉन w कितना बन गया गाइस, 3/1 बन गया। तो बोट और वाटर की स्पीड का रेशियो 3:1। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, ये 2 लिखा है गाइस, समझ रहे हैं। ratio of speed of the boat in still water to that speed of the water current is 2:1। तो पहला तो रॉन्ग हो गया गाइस, पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, क्या सेकंड करेक्ट हो रहा है। सेकंड ये बोल रहा है if the speed of the boat in still water is 6 किलोमीटर पर आवर, अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर है, मतलब पार्ट 3 है, तो 3 पार्ट इक्वल टू बोल रहा है वो 6 kmph। तो कहीं इसके रिस्पेक्ट में ये कितनी बनेगी, वन पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड करोगे 2, तो ये वन पार्ट कितना हो जाएगा सर, 2। तो इसके रिस्पेक्ट में ये स्पीड 2 kmph हो जाएगी। यस सर, देन द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। सर सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1 इज फॉल्स बस 2 इज ट्रू, तो पहला फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, the probability that A, B and D can solve a problem independently are respectively, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। The probability that only two of them are able to solve the problem is। अब समझो भाई यहाँ करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत इजी से समझा देता हूँ कि सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए, बी और डी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो भाई सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी देखो आप क्या है, ये सॉल्व कर देंगे और ये अनसॉल्व होगा, राइट। तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एक ही है, इसकी भी 1/3 है, और इसकी 1/4 है। इंडिपेंडेंटली बोला है, वही बोल रहा है ना, इंडिपेंडेंटली आर। बट ए के सॉल्व करना 1/3 है, तो नहीं सॉल्व करना क्या होगा सर, 2/3 हो जाएगा। इसका भी सर 2/3 हो जाएगा, इसका भी, इसका 3/4 हो जाएगा। मतलब ए के सॉल्व 1/3 चांसेस है, तो इसके ना करने के 2/3 चांसेस है। सही बात है। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन बोला द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली टू ऑफ देम आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टू ऑफ देम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समझना बात। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर सीधा डायरेक्टली कि यार अगर ए और बी ने सॉल्व कर लिया तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/3 इंटू 1/3। बट बी ने सॉल्व नहीं किया, सॉरी ए और बी ने सॉल्व कर लिया बट सी ने सॉल्व नहीं, ए और बी ने सॉल्व कर लिया बट डी ने सॉल्व नहीं किया। अब ए और बी सॉल्व कर रहे हैं तो 1/3 इंटू 1/3, बट ये डी वाला सॉल्व नहीं कर रहा है, करने का 1/4 है, ना करने का 3/4 होगा। राइट, बात समझ गए। या फिर क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है, और क्या हो सकती है इसके अलावा, तो इसके अलावा कि ये दोनों करेक्ट करें बी और डी, तो क्या होगा भाई, 1/3 और 1/4। सर इससे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इससे नहीं हो रहा ए से, तो उसका कितना आएगा सर, 2/3। और क्या कंडीशन बन सकती है सर, ए बी हो गए, बी डी हो गए, एक कंडीशन ए और डी की बन सकती है कि ये दोनों सॉल्व कर दें, तो इनका कितना बनेगा, 1/3 1/4। तो कौन सॉल्व नहीं कर पाएगा, बी नहीं कर पाएगा, दैट इज 2/3। और ये सभी हमारे हैं, तो सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इससे भी लेना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सभी का ऐड कर दो। समझ गए। अब देखो इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो ये कितना बना, 1/12 प्लस सर 2 2 जा 2 टाइम चला गया, तो 1 बाय कितना बना, 9 2 जा 18, राइट, 3 3 9 2 जा 18 बन गया। अब यहाँ पर देखो भाई ये कितना बन रहा है सर, 2 से 2 टाइम चला जाएगा, 9 2 जा 18 बन गया, राइट। अब इनको रहने दो 1/12, इसको कितना 2/18 हो जाएगा, 1/18 कितना होता है, 2/18, तो 1/9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, हाँ सर ये क्लियर है। अब क्या करो सर, सर बहुत आसान है सर, क्या एलसीएम ले लो, 36 ले लो, तो 12 3 जा एंड 9 4 जा, ओके, तो 7/36 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन ऐसी कुछ दे रखी है और आपको इनके क्या निकालना है सर, इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द नंबर्स निकालना है।
राइट। तो इंटीजर सॉल्यूशन इसके कितने बनने वाले हैं? तो यार यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न देख के समझ में आ रहा है, वाई प्लस वन बाय वाई और वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई। तो इस बात को आप समझो यहाँ पर। सर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई ऐसा लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर प्लस टू और माइनस टू कर सकता हूँ ना? सर बिल्कुल कर सकते हो। तो सर प्लस टू माइनस टू इसलिए किया क्योंकि मैं इसको ये बनाना चाहता हूँ। अच्छा इसका स्क्वायर आप ओपन करके देख लो, आपको और आसान हो जाए, क्योंकि इसके फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। इसका स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू वाई इंटू वन वाई वाई। सर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो मैंने इसलिए तो टू लिया है वहां पर। ये आपने पढ़ा होगा एलजेब्रा, बेसिक एलजेब्रा में पढ़ते हैं अपन ये। तो गाइस मुझे किसके साथ चाहिए सर, प्लस वाला चाहिए, तो प्लस वाले के साथ क्या लिख सकता हूँ मैं सर, वाई इंटू वन अपॉन वाई। ये तो टू बनेगा और माइनस टू, प्लस टू ऐड कर दिया माइनस टू, बात बराबर है। और सर इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं सर, इस पूरे को लिख सकता हूँ वाई प्लस वन अपॉन वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर, राइट। तो इस पूरे को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, ऐसे इक्वेशन कर दिया था कि सर इसमें मैंने टू ऐड कर दिया था और टू माइनस कर दिया था, राइट। तो ये यहाँ से तो सेम है इक्वेशन, समझ ना, ये तो सेम है वाई प्लस वन अपॉन वाई, ये तो सेम है माइनस टू, ये भी बाहर है। अंदर मैंने क्या किया, इसको ऐसा कर दिया, तो टू की जगह कितना आ गया, ऐसा लिखा। तो इसका स्क्वायर बनेगा वाई प्लस वन बाय वाई का होल स्क्वायर, ये बन गया, राइट, माइनस टू इज इक्वल टू नाइन। अब y प्लस वन बाय वाई को कितना मान लेते हैं सर, t मान लो, x मान लो, जो आपकी मर्जी। सर चलो t मान लेते हैं, तो ये 70 हो जाएगा माइनस टू, ये कितना होगा टी स्क्वायर माइनस टू, तो टू टू स्क्वायर, राइट। यहाँ पर क्या t मान लिया ना, तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर में टू का मल्टीप्लाई होगा माइनस टू, माइनस माइनस कितना हो जाएगा सर, फोर इज इक्वल टू नाइन। क्लियर है? हाँ सर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, कि सर यहाँ पर देखो ये नाइन इस तरफ आ जाएगा, और इसको सभी को नाइन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, फोर माइनस नाइन माइनस फाइव, और माइनस से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये क्या बनेगा, टू टी स्क्वायर माइनस सेवन बचेगा टी। क्लियर है? स्मॉल टी है, मैं अलग अलग तरीके से बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो क्या हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया, नाइन माइनस फाइव तो प्लस फाइव हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर आप बना लो चाहो तो, फाइव टू जा कितना हो गया, टेन हो जाएगा, राइट। लेकिन इसको ऐसा लिख लो ना, बेटर ये है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, टू टी स्क्र माइनस टू टी माइनस फाइव टी, वही हो गया ना, और आसान पड़ जाएगा, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए? अब क्या करना है भाई, टू टी कॉमन ले लो, तो कितना बचा, टी माइनस वन, माइनस फाइव कॉमन ले लो, टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टी माइनस वन, टी माइनस वन कॉमन ले लिया, और ये क्या बचा, टू टी माइनस फाइव। यहाँ से डिसाइड मत कर लेना भाई, यहाँ से टी इक्वल टू वन आ रहा है और टी इक्वल टू फाइव बाई टू आ रहा है, तो यहाँ से डिसाइड मत कर लेना, नहीं तो इसको ले लो इसको नहीं लो, नहीं। टी मैंने किसको बोला है सर, इसको टी बोला है, इसको मैंने क्या बोला है सर, टी बोला है। मतलब y प्लस वन अपॉन वाई क्या है, y प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू, वाई प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू, एक बार कितना आ गया वन, और y प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू फाइव बाई टू, वाई प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना है सर, फाइव बाई टू। सॉल्व करके ही देख लो आप, ज्यादा इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, आसान था, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन। तो सर ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई, वाई स्क्वायर प्लस वन, और वाई इस तरफ आएगा तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको आप अगर देखोगे तो इंटीजर बनेंगे सॉल्यूशन क्या, इसके नहीं बनेंगे सर, इसके इंटीजर सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, वो तो यहीं से दिख गए थे, इसको ही फॉर्मेट में नहीं लिख पाया, बट मैंने आपके लिए बनाया सर, इसके इंटीजर सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, इंटीजर नहीं बनेंगे, राइट। ओके, क्या इसके इंटीजर सॉल्यूशन बनेंगे सर, देखते हैं सर इसको सॉल्व करके। हाँ सर देख लेते हैं क्या बनेगा सर, वाई स्क्र प्लस वन, और ये फाइव वाई अपॉन टू हो जाएगा, क्योंकि वाई इस तरफ आ जाएगा, टू वाई स्क्र माइनस फाइव वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ रही? क्या किया मैंने, यहाँ पर वाई स्क्वायर एलसीएम लिया प्लस वन, और इसको यहाँ भेज दिया, टू को कर दिया ये टू, क्या हो गया टू बाई, अच्छा एक गलती होगी मुझसे यहाँ पर, एक मिनट रुकना, मैंने क्या करना था, टू का मल्टीप्लाई पूरे में होता, टू बाई स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू फाइव बाय, तो टू बाई स्क्वायर माइनस फाइव बाय प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। कितना चाहिए सर, फोर चाहिए, राइट। तो टू बाई स्क्वायर, और कितना फोर चाहिए ना, तो फोर वाई माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करो, टू वाई क्या कर दो, आप कॉमन निकाल दो, तो कितना बचा, वाई माइनस टू, माइनस वन कॉमन निकालोगे तो वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो वाई इक्वल टू टू बन गया, और वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये क्लियर है ना, और वाई इक्वल टू कितना बन गया सर, वन बाय टू। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? तो सर यहाँ पर वन बाय टू
बन रहा है सॉल्यूशन बट इंटीजर नहीं बन रहा, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। y इक्वल टू 2, तो आपके पास कितने, द नंबर ऑफ पूछ रहा है, 2 मिल गया तो 2 टिक मत कर देना। नंबर ऑफ पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन तो कितने हैं सर, 1 है। इंटीजर सॉल्यूशन एक ही है, सेकंड नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है, फ्रैक्शन में है, इंटीजर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखिए यहाँ पर कि एक्स स्क्र प्लस 3x+1 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्र इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टेटमेंट नंबर 1। सेकंड क्या, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस 2x√3 + 3 इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, इक्वल में क्या होगा, रियल भी और इक्वल हो, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर बहुत अच्छे से पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो भाई। तो भाई पहले तो ये चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3+1, ओके, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab माइनस 2 2 4 एक्स हो जाएगा, राइट, माइनस 2ab हो गया सर। सर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, और अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो 4x इस तरफ जाएगा, तो सर 3x प्लस 4x 7x बचेगा, इज इक्वल टू कितना आया सर, ये 4 - 1 3 आया। सर x इक्वल टू 3y7, सर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, सही बात है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab से हमने ओपन कर दिया, तो ये कितना बना, 4x यहाँ आ गया, 7x, सर 1 यहाँ आ गया 3, तो सर ये तो 3/7 बन रहा है ना। सर 3/x अगर 3/7 है, और x है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए सर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होना चाहिए, सर कोई भी नहीं है सर वहां पर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड की बात करते हैं, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है रियल एंड इक्वल, तो डी इक्वल टू 0 होता है। डी इक्वल टू 0 मतलब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल बोल रहा है ना, रियल एंड इक्वल बोल रहा है, तो बी स्क्वायर मतलब क्या होगा सर, बी होता क्या है सर, सर ए होता, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखते हो आप, तो ये इससे कंपेयर कर लो भाई आप सीधा, इक्वल टू 0, ए होगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी कितना होगा सर, एक्स का कॉफिशिएंट 2√3 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर 2√3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, लो भाई -4, ए कितना है सर, ए का एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, सी कितना है सर 3 है, ओके 0 हो गया। सर इसके स्क्वायर करेंगे √3 का, तो 3 बन जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा, 4 3 12 -12, बात समझ में आ रही, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 3 4 12 -4ac सर 12 इक्वल टू 0 आ गया, हाँ सर आ गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके रूट्स रियल है इक्वल, सर बिल्कुल है, सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। आसान थे, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बस। हाय गाइस, क्वेश्चन नंबर हम अगर 17 देखते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं आपको लग रहा, सर इतना एडिशन करना पड़ेगा क्या, ना, स्टाइल देखो आप थोड़ी सी, समझने की कोशिश करो कि द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन पी वीक्स, भाई पी वीक्स में आप सेकेंड्स देखो कितने होंगे पी वीक्स में। अब पी एक नंबर है, हमें नहीं पता कितने हैं, पी एक नंबर कितने वीक्स है हमें नहीं पता, लेकिन एक वीक में हमें पता है 7 डेज होते हैं, राइट, तो 7 डेज होते हैं, और एक डेज में कितने आवर्स होते हैं सर, 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स होते हैं, राइट, आवर्स देखो, डेज हो गए, 7 डेज हो गए एक वीक में, ठीक है। सर पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पी वीक से हमें नहीं पता है, एक डेज में कितने 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, तो एक आवर्स की, देखो पहले हमने बात की वीक की, 7 वीक, 7 वीक में फिर हमारा डेज पर, वीक से छोटे पर आओ, वीक के बाद किस पे आओगे, डेज पर, डेज में कितने होते हैं 24 आवर्स, आवर्स से छोटे पे आओ, 24 आवर्स एक दिन में होता है, फिर 1 आवर में कितने होते हैं भाई, राइट, तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, क्योंकि वो सेकंड्स में पूछ रहा है, राइट, एंड पी सेकंड्स बोला, टोटल सम ऑफ सेकंड्स इन पी वीक्स, इसने पी वीक्स में इतने सेकंड हो गए। ऐसे ही भाई पी डेज में बताओ, समझ आ रहा है ना, तो बोला टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स इन पी वीक, पी डेज में देखते हैं, ये पी वीक्स हो गए, देखते जाना, पी डेज की और बात करो, सर पी हमें नहीं, ये पी है तो पी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। पी डेज में सर पी नहीं पता, पी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पी डेज है, एक डेज में कितने होते हैं सर, सर 24 आवर्स होते हैं, इंटू 60, एक आवर में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड, पी डेज हो गया। पी आवर्स की बात कर रहे हैं सर, सर बिल्कुल पी आवर्स की बात कर लेते हैं। सर आर से अब हमें समझ में आ गया, सर आवर्स में तो पी आवर्स हो गए, हमें नहीं पता नंबर ऑफ पी आवर्स कितने हैं, पी कितना है, राइट, लेकिन एक आवर में कितना 60 मिनट और 60 सेकेंड, समझ जाना, राइट, एंड पी मिनट्स की अगर बात करते हो, सर पी मिनट्स हमें नहीं पता नंबर ऑफ मिनट कितना, हमने बोल दिया पी, राइट, हमने बोल दिया पी,
बट पी मिनट्स हैं, ये मिनट्स लिख दिए। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर? 60 सेकंड्स होते हैं, समझते रहना। एंड पी सेकंड्स तो सर पी सेकंड्स है तो पी सेकंड्स में ही रहेगा। अब आपको इन सभी को ऐड करना था। अगर आप ऐड करने बैठते तो कर लेते, आंसर तो आपका आ जाता। बट कहीं सभी में से हमें पता है पी कॉमन निकल रहा है, तो पी को हमने लिख दिया। पी तो आएगा, देख लो ऑप्शन में सर पी कॉमन निकलेगा। अब यूनिट डिजिट आप चेक करो कि सर यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, यहां पर ऊपर वाले में देखो, फर्स्ट वाले में अगर सर हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लास्ट की 2 डिजिट तो जीरो जीरो होंगी। यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट तो जीरो जीरो होंगी। यहां पर भी लास्ट की 2 डिजिट जीरो जीरो होंगी। यहाँ पर लास्ट की 1 डिजिट जीरो होगी, सेकेंड डिजिट 6 होगी, और यहाँ पर यूनिट डिजिट पी कॉमन निकालिए तो क्या बचेगी सर? यहाँ पर 1 बचेगी। तो यूनिट डिजिट ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, टेंस डिजिट ऐड करोगे सर 1, हमें सर दो में मिल रहा है, बी ऑप्शन और डी में। अभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, समझ गए? तो सर सेकेंड डिजिट यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो सर 6 1 आएगा। तो भाई बी भी एलिमिनेट हो गया, बचा कितना सर? डी। इस तरीके से आपको आंसर टिक करना था स्मार्टली।